हेलो, वेलकम बैक माय टू फैमिली एंड स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तैयारी के साथ साथ अपना और अपने माता पिता का ध्यान भी रखते होंगे। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर। तो स्टूडेंट, अब तैयारी होगी हमारी जीत की। तो जैसे कि सुबह के बज चुके हैं 10 और आप सभी होंगे तैयार, क्योंकि आपको पता है कि डेली हम जो अब करते हैं यूपी पुलिस री एग्जाम कांस्टेबल का हिंदी का प्रैक्टिस सेट चलता है हमारा, वो भी PYQ कर रहे हैं हम घटना चक्र पर आधारित, जितने भी घटना चक्र ने शामिल किए हैं। और ये जो हमारा आज का क्वेश्चन पेपर है, जैसे आप सबको पता होगा, ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रैक्टिस सेट आपको हिंदी का मिल गया होगा, आई होप आप सभी ने वो अच्छे से किया भी होगा। ये हम जो आज प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, ये भले इस पर टाइम थोड़ा सा गलत पड़ा है कि मतलब 6 बजे होगा, लेकिन आपको इस सुबह के 10 बजे मिलेगा। इसका हम टाइम चेंज कर देंगे। और ये 18 तारीख का जो फर्स्ट पारी में पेपर हुआ था उसका PYQ आपके सामने है, और जो 2024 में भी ये पेपर हुए थे, तो वही पेपर हम करने जा रहे हैं। पहला टेस्ट पेपर आपने कर लिया होगा, सेकंड टेस्ट पेपर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए चलते हैं अपने हम सेशन की तरफ। अगर बस आपसे एक बात मुझको बोलनी है, अगर आपको सेशन करने के बाद अच्छा लगे, हाँ लगे कि हम जिस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए ही बनाया गया है और आपके लिए ही सोचकर वो सब कुछ करा रहा है, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और बने रहना चैनल के साथ। जब तक हमारा पुलिस का एग्जाम नहीं होता, पहले मैंने आपको घटना चक्र के टो सीरीज के 10 सेट पेपर करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं किए तो वो भी कर लीजिएगा। PYQ आपके लिए सारे करा दिए जाएंगे, जितने भी PYQ अभी तक हुए हैं जो भी पुलिस में, वो सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे ही हमारी ये वाली सीरीज पूरी होगी, उसके लिए आपके लिए एक और सीरीज सोच ली गई है। क्या सीरीज आपके लिए लाई जाएगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। आपके लिए यहाँ पर डे आपको टेस्ट पेपर हिंदी का और GK GS का शाम को 6 बजे मिलेगा। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका सेकंड प्रैक्टिस सेट में स्वागत है। मैं लेके चलती हूँ आपको क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए, यहाँ पर 55 से स्टार्ट हुए थे। तो हमारा वैसे पहला क्वेश्चन है, लेकिन सेट के हिसाब से 55वां क्वेश्चन था। तो पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन, उसके बाद पढ़ेंगे हम आंसर। सब आपको मुझे आंसर भी देना है। तो श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम है, यानी कि श्यामल किस तद्भव का तत्सम रूप है, यानी कि आपको तद्भव रूप पूछ रहा है। देखिए सवाल पूछने का तरीका क्या है, मतलब कन्फ्यूजन कर दे रहा है कि तत्सम बताना है कि तद्भव बताना है। यानी कि श्यामल क्या है, तत्सम शब्द है, और ये किसका तद्भव है वो आपसे पूछ रहा है, यानी कि आपको तद्भव शब्द बताना है। संबल है, सामले है, श्यामलू है या श्यामला है। तो 55 का आप देंगे मुझे सही जवाब, तो आप बताएंगे दीदी श्यामल जो है तद्भव शब्द है श्यामला का। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। और सामले का तत्सम कौन है, श्यामल। आप इसको स्टूडेंट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है, यानी कि आपको क्या साइनोनिम बताना है शाखा मृग का। हाथी का है, सिंह का है, शुतुरमुर्ग का है कि बंदर का है। तो शाखा मृग किसका पर्यायवाची शब्द है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का यानी 56 का कीजिएगा आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे दीदी बंदर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे बंदर के और भी पर्यायवाची पूछे तो आपको कपी बता देना है, कपी हो जाएगा। नंबर 2 आप याद रखेंगे मरकट भी बन जाएगा इसका, बानर भी बन जाएगा और कपीस भी बन जाएगा। तो आप ये भी याद रखेंगे साथ साथ में। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 यानी कि 3 है कि समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यानी कि समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वही आपसे पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57 का करेंगे आप सही जवाब। तो चलिए कीजिएगा। क्वेश्चन है यांत्रिकी, युग पुरुष, युद्धपोत या शुक। तो क्या बोलते हैं उस जहाज को? तो क्वेश्चन नंबर 57 का आप देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे दीदी उसको बोलते हैं युद्धपोत। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी का क्वेश्चन इतना भारी टेस्ट पेपर क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। हर एक क्वेश्चन का कोशिश करने है कि सही से पढ़ें और उसको आंसर करें, और ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश किया करें कि हाँ इसका ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये भी आपको कला सीखनी है। किसी विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है, यानी कि शब्द तो समश्रुत भिन्नार्थक हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या है, अलग अलग है। वहीं आपको बताना है कि कौन सा गलत है। ऑप्शन ए है जरा जरा, बुढ़ापा या थोड़ा, नीड़ और नीर, घोंसला और पानी, अनल अनिल, पवन और अग्निका, गज और गज, हाथी और माप। तो कौन सा अर्थभेद सही नहीं है? तो 58 का देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे अनल और अनिल का सही नहीं है। अनल का हो जाएगा, देखिए
अनल का हो जाएगा आग और अनिल का हो जाएगा पवन। तो ये क्या है, दोनों इनको क्या कर दिया, आपस में बदल दिया गया है। तो जो हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर के सी। इनको इंटरचेंज कर दिया गया है। आप कहेंगे दीदी हमको अनल और अनिल में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि किसका होगा। आज के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैं आपको बताती हूँ कैसे याद करना है। देखिए अनल, अगर मैं इसको तोड़ के लिख दूँ ए प्लस नल, हो गया ना अनल। तो एक हो गया नल, नल का मतलब होता है जैसे पानी चलाते हैं, पानी वाला नल। और ए का मतलब होता है नहीं, यानी कि वहाँ पर नल नहीं है। तो जहाँ पर पानी नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगी, आग ही होगी। तो ऑब्वियसली अनल किसका बन जाएगा, आग का। ए नल, ए को आप निगेटिव में लेंगे कि ए नल, वहाँ पर नल नहीं है और नल से निकलेगा पानी। जब नल नहीं होगा तो पानी भी नहीं निकलेगा, और पानी भी नहीं निकलेगा तो क्या है, आग जलती रहेगी, आग बुझा नहीं पाएंगे। तो एनल का पर्यायवाची किसका होता है, आग का। आप इसी प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। मैंने भी इस तरीके से याद रखा था, मैं भी आज तक कभी कन्फ्यूजन नहीं हुई हूँ। पहले मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता था। तो आपको क्या है, साथ साथ में कला भी सीखनी है कि आपको क्वेश्चन को लंबे समय तक आप कैसे याद कर सकते हैं। आई होप आप अब जब कभी भी जिंदगी में अनल और अनिल में कन्फ्यूजन नहीं होंगे। अनल का मतलब हो जाएगा आग। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 है, खिड़की खोलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। कारक संबंधी है, वचन संबंधी है, लिंग संबंधी है, क्या रचना, जो वाक्य की रचना की गई है उसमें संबंधी रचना क्या है, अशुद्धि है। तो खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, तो आप ये सेंटेंस जब आपने पढ़ा होगा तो आपको गलत लगा होगा। खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा ये नहीं, खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा, यानी कि इसमें क्या है, मैं पर होगा। तो मैं पर होता है अधिकरण, तो अधिकरण कारक होता है, तो इसमें क्या है, कारक संबंधी अशुद्धियाँ है। ऑप्शन नंबर के 59 का हमारा सही जवाब हो जाएगा। आपको भी इसी तरीके से क्वेश्चन को वाक्य प्रयोग करके देख लेना है, आपको झट से आपका आंसर मिल जाएगा। चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा 60वां है जो हमारी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, यानी कि ऐसे कौन से ऑप्शन में दिया है जिनके नाम क्या है, प्राय पुल्लिंग होते हैं। समुद्र के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम या तिथियों के नाम। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे जो समुद्रों के नाम होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग नाम होते हैं। जैसे कि अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, समुद्र हो गए, तो ये क्या होते हैं, जैसे नदियाँ, गंगा नदी, यमुना नदी, सिर्फ एक ब्रह्मपुत्र नदी को छोड़कर, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाद में आ जाती है, बाकी सभी नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन समुद्र का, जो समुद्रों के नाम होते हैं वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अपने हम नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने है कि अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। और ये कारक मैं अभी आपको पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करके आ रही हूँ। अगर आपने मेरी बात को बहुत ध्यान से और शांत मन से सुना होगा तो 100% आप इसका सही जवाब दे देंगे। अधिकरण कारक है, संप्रदान कारक है, कर्ता कारक है, कर्म कारक है। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। अलमारी में कपड़े पड़े हैं, में कपड़े पड़े हैं, यानी कि अलमारी में पड़े हैं, में पर अधिकरण। तो में पर में कौन से, जो में पर कारक चिन्ह आते हैं तो वहां पर क्या होता है, अधिकरण कारक हो जाता है। और कारक चिन्हों को ही हम परसर्ग भी बोल सकते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछ ले कि अलमारी में कपड़े पड़े हैं, इस वाक्य में परसर्ग चिन्ह को पहचानिए। तो जो कारक चिन्ह होते हैं उन्हीं को हम परसर्ग भी बोल सकते हैं। तो उसमें परसर्ग क्या हो जाएगा, मैं। तो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे वो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर के, अधिकरण कारक। अगर आपसे पूछे अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है तो आप बताएंगे अलमारी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो कभी कभी आपसे ये पूछता है कि कौन सा विदेशी शब्द है, तद्भव है, तत्सम है। तो आपको सारी तरफ से क्वेश्चन को देखते हुए चलना है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। हस्ताक्षर, रोमकूप, दल, लोग। तो कौन सा शब्द ऐसा है जो सदैव या मतलब उनका प्रयोग हम एक वचन में करते हैं। तो आप बताएंगे रोमकूप हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। हस्ताक्षर, दल, लोग, दर्शन जो होते हैं, प्राण, ये शब्द जितने भी होते हैं सदैव क्या है, बहुवचन में यूज होते हैं। हस्ताक्षर हो गए, दल आ रहा है, लोग इकट्ठा हो गए हैं, उसके प्राण निकल गए हैं, और मैंने दर्शन कर लिए हैं,
तो ये शब्द जो होते हैं ये शब्द सदैव बहुवचन में आते हैं, लेकिन रोमकूप क्या है, एक वचन शब्द है। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के बी। एक्सप्लेनेशन मैंने आपके सामने रख दी है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 है, बना कर शब्द में कौन सा प्रत्यय। देखिए स्टूडेंट, कल भी अगर आपने कल का प्रैक्टिस सेट देखा होगा तो वहाँ पर भी प्रत्यय और उपसर्ग से क्वेश्चन आया था। आज के सेकंड सेट में जब इसका पेपर हुआ तब भी क्या है, देखिए प्रत्यय से क्वेश्चन आया है। और मैंने जो आपको घटना चक्र की टो सीरीज कराई थी वहाँ पर भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन रोज प्रत्यय और उपसर्ग का मिलता था। कहने का मतलब मेरा ये है सीधा सीधा कि उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द से 100% सवाल आएगा। तो आपको ये टॉपिक अपना एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना है। ब है, र है, कर है या अर है। तो बना कर में प्रत्यय क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्यय शुरू में लगते हैं क्या लास्ट में लगते हैं। तो प्रत्यय जो होता है वो उसको बोलते हैं हम सफिक्स, और ये कहाँ लगते हैं, वाक्य के बाद में लगते हैं, शब्द के वाक्य में शब्द के लास्ट में लगते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बना कर में मूल शब्द क्या है तो आप बताएंगे दीदी इसमें है बना। बना कर क्या है, मूल शब्द है, और कर लगा है इसमें प्रत्यय। तो आप इस प्रकार से अपने उपसर्ग प्रत्यय निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा कर, ऑप्शन नंबर के भी सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने है कि तराबट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा। देखिए फिर से दो क्वेश्चन आए हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और मूल शब्द से 2 क्वेश्चन आए। मैंने कहा ना आपको कि इन 3 पॉइंट से आपको 100% सवाल मिलेगा। अब देखिए फिर से आ गया है कि तराबट का मूल शब्द भी बताना है और आपको प्रत्यय भी बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64 का जवाब दीजिए। मैंने आपको बहुत बार सिखा दिया कि कैसे कैसे आप शब्द निकालेंगे। तो तरा प्लस टट होगा, तरा प्लस आवट होगा, तरा प्लस बट होगा, या तर प्लस आवट होगा। तो दीजिए सही जवाब। तो आप बताएंगे दीदी ऑप्शन नंबर के डी इसका सही जवाब है, क्योंकि तर और प्लस आवट। आप कहेंगे दीदी हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें आवट प्रत्यय है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि तर प्लस आवट में संधि कौन सी है तो आप बताएंगे दीदी इसमें दीर्घ संधि है, क्योंकि तय में निकलेगा ए और यहाँ आवट से निकलेगा आ, और दोनों मिलकर बन जाएंगे आ, तो बन जाएगा तरावट। और आवट एक प्रत्यय शब्द है और तर क्या होता है, तर माने होता है तरना। तो तर एक मूल शब्द है और उसमें आवट लगा है प्रत्यय। अगर तरावट में मैं संधि पूछ लूँ तो आप बताएंगे इसमें दीर्घ संधि है। आपको ये भी आना चाहिए। आप इसी भी तरीके से अपने क्वेश्चन को भी डेफिनेटली सही आंसर पर पूछ सकते हैं अगर आपको आता है तो। इस मैंने कहा है ना कि आपको चाहे वो बाउंसर फेंके, चाहे फुल टॉस फेंके, चाहे शॉर्ट बॉल फेंके, चाहे लॉन्ग बॉल फेंके, चाहे वो योर कट फेंके, आपको हर प्रकार से अपने क्वेश्चन को 100% से टैकल करना आना चाहिए, तभी आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। बनना तो कोई चांसेस है ही नहीं। हमारे क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के डी। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 है, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है। समास से भी क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। कर्मधारय समास है, अव्ययभाव समास है, द्वंद्व समास है, या तत्पुरुष समास है। आराम के लिए कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, तो मैंने बता दिया, आपको हिंट दे दिया है। अब आप मुझे बताएंगे इसका क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा। तो आप बताएंगे आराम के लिए जो कुर्सी हो जाएगा इसमें अव्ययभाव समास है। आप कहेंगे इसमें तत्पुरुष समास क्यों नहीं है, क्योंकि आराम के लिए कुर्सी। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो आराम के लिए शब्द है ना ये अव्ययभाव समास है, जिसमें समासिक शब्द का प्रथम शब्द प्रधान हो और अव्यय भी हो। देखिए आराम क्या है, एक अव्यय शब्द है, आप इसको तोड़ नहीं सकते। जैसे कि मान लो मैं इसको बना दूँ आ प्लस राम, या अलग अलग मैं लिख दूँ तो आ का कोई अर्थ नहीं है, राम का है, लेकिन ये क्या है, एक अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अव्ययभाव समास होगा। आयोग ने मतलब इसकी जो आंसर की थी सभी टीचरों ने इसका जो आंसर बताया था वो अव्ययभाव समास बताया था, लेकिन बहुत सारे बताते तत्पुरुष समास होगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा मतलब होता है, लेकिन अधिकतर ने जितना भी इसका आंसर माना है वो अव्ययभाव समास माना है। लेकिन आराम के लिए कुर्सी भी हो सकता है, लेकिन कहा है कि इसमें अव्ययभाव समास होगा, तो आपको अव्ययभाव समास मानना है। क्योंकि सब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कन्फ्यूजन में चले जाते हैं, लेकिन आयोग जो उसका आंसर देता है वही आपको मानना होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 63 है। लगता है कि 66 क्वेश्चन गायब कर दिया है। 66 क्वेश्चन गायब कर दिया, कोई बात नहीं। चलते अपने 63 क्वेश्चन पर। 63 क्वेश्चन आपके सामने है। 66वां क्वेश्चन आपके सामने था कि मैं लिख देती हूँ लक्ष्य, एक लक्ष्य लिखा हुआ था, लक्ष्य का आपको तद्भव पूछा था। क्या पूछा था, तद्भव क्या है।
लक्ष्य का तद्भव क्या है? ऑप्शन दिया था लख, लक्ष्य, लक्ष्य या लाख। तो तद्भव, लक्ष्य का जो तद्भव बनेगा वो बनेगा लाख। ठीक है, तो 66वां क्वेश्चन हमारा ये था, लक्ष्य लक्ष्य एक तत्सम शब्द था, इसका जो आपको तद्भव मिलेगा वो मिलेगा लाख। तो ये था हमारा 66वां क्वेश्चन, जो क्या है एडिटर भैया ने जब इसकी पीडीएफ बनाई है तो ये नहीं लगाया है। चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 63। जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जैन प्लस इंद्र, जैन प्लस इंदर, जिने प्लस इंद्र या जैन प्लस इंद्र। तो जैनेन्द्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। 67 का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के डी। अगर आपसे यहाँ पूछने लगे कि दीदी इसमें संधि कौन सी है, तो आप बताएंगे वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, क्योंकि आपको पता होगा जहाँ पर आपको दो मात्रा या ई वाली मात्रा मिल जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, वृद्धि संधि होती है। तो आपको इसी प्रकार ये वाली पहचान भी रखते हैं तभी आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 पीछे लगा दिया है। तो लक्ष्य का तद्भव क्या हो जाएगा? लाख। ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया था पहले। चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 है। कल भी जब प्रैक्टिस सेट था वहाँ पर भी आपके लिए चिन्ह से संबंधित सवाल आया था, फिर भी देखिए आज आपके लिए फिर से आया है सवाल। तो आप वहाँ पर मैंने आपको विवरण चिन्ह का चिन्ह भी बताया था। तो चलिए आपको इसमें ये बताना है कि विवरण चिन्ह कौन सा है। दो फुल स्टॉप वाला है, क्या ये हो जाएगा, क्या सी हो जाएगा, कोमा हो जाएगा, क्या आपको अवतरण चिन्ह वाला हो जाएगा, दोहरा अवतरण चिन्ह। तो आप बताएंगे जो विवरण चिन्ह होता है ऑप्शन नंबर के बी में आएगा। इसमें क्या है, विवरण चिन्ह होता है, ये कोमा दे रखा है, इसको हम अल्पविराम भी इसको बोल देते हैं, हम अल्पविराम या विराम बोल देते विराम चिन्ह, और ये हो जाएगा हमारा दोहरा अवतरण चिन्ह। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 69 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? यानी कि कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें संख्या को दर्शाया जा रहा है? चौड़ा, दर्जन, 10 मीटर कपड़ा या ताजगी। तो क्वेश्चन नंबर 69 का देंगे आप सही जवाब। तो कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? देखिए 10 मीटर कपड़ा, तो ये क्या है, परिमाप है। लेकिन आपसे यहाँ पूछ रहा है संख्या को क्या दर्शाता है, तो दर्जन। और दर्जन में कितने होते हैं? 12। एक दर्जन में कितने होते हैं? एक दर्जन बराबर होती है 12। तो दर्जन क्या है, यहाँ पर संख्या को दर्शा रहा है। तो विशेषण संख्या को दर्शाने वाला जो शब्द बनेगा वो बनेगा दर्जन। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे बच्चे ये वाला सवाल गलत करके आए थे, सब बच्चे लगा के आए थे 10 मीटर कपड़ा। ये जो 4 मीटर कपड़ा ऑप्शन दिया है ना, मैं पीछे चलती हूँ, ये वाला 10 मीटर कपड़ा जो दिया है बहुत सारे बच्चे ये लगा के आए थे, लेकिन ये गलत था। सही आंसर इसका दर्जन था, क्योंकि नया क्वेश्चन था। तो कुछ कैसे क्वेश्चन भी रखता है एग्जामिनर। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है। मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है। क्रिया से कल के सेट में भी हिंदी के आपके क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन क्या था वो मैं आपको यहाँ पर भी रिवाइज करा दूंगी। लेकिन पहले आप बताइए मच्छर भिनभिनाते हैं वाक्य में कौन सी क्रिया है। जल्दी से आप इसका सवाल जवाब देंगे, मैं बैठी हूँ आपके क्वेश्चन के इंतजार में, जल्दी इसको कीजिएगा। तो आप बताएंगे दीदी मच्छर भिनभिनाते में हो जाएगा नाम धातु क्रिया, क्योंकि भिन भिनाना से हो जाएगा भिन भिनाते, जैसे हो जाएगा बात से बतियाना, लाद से लतियाना, अपना से अपनाना, और चिकना से चिकनाना, और उपारना से उपराना। तो ये क्या होते हैं, जो भी क्रिया से शब्द बनते हैं उनको हम नाम धातु क्रिया बोल देते हैं। अब आप पूछेंगे संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली धातुओं को हम क्या बोलते हैं? नाम धातु क्रिया बोल देते हैं। जैसे बात से बतियाना, लात से लतियाना, हाथ से हथियाना। अगर आपको ऐसे शब्द मिले, ऐसी क्रिया मिले, तो आप आँख मीच के लगा देना वहाँ नाम धातु क्रिया है। बात आती है पूर्वकालिक क्रिया। मैंने बताया था राम खाना खाकर सो गया, तो खाकर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। सीता गाना बजाकर नाचने लगी, तो बजाकर क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। आना और बाना अगर लगे होते हैं, तो जैसे कि राम ने सीता से पत्र लिखवाया, यानी कि वहाँ हो जाएगा आना और बाना प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कोई कार्य स्वयं ना करके किसी से करवाना क्या हो जाता है? प्रेरणार्थक क्रिया वहाँ पर हो जाती है। तो ये मैंने आपके सामने ऑप्शन कर लिया है क्लियर। हमारा जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 है कि लता मंगेशकर गीत गा रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? संदिग्ध वर्तमान काल है, सामान्य भूतकाल है, अपूर्ण वर्तमान काल है, या सामान्य वर्तमान काल है। देखिए गीत गा रही है, यानी भी अभी भी वो गा रही है,
खत्म नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी वो चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आप दीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे अपूर्ण वर्तमान काल है, क्योंकि गीत गा ही रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2024 का लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार किसको दिया गया है, तो आप बताएंगे अमिताभ बच्चन को 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है, और इस पुरस्कार को दे भी दिया है। अगर आपसे करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे तो आप इसका आंसर बना कर आना। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 आप सभी के सामने है कि मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य में वाच्य पहचानिए। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तरी वाच्य, भाव वाच्य, कर्म वाच्य। जहाँ पर कर्ता प्रधान हो वहाँ पर कर्तरी वाच्य होगा, जहाँ पर कर्म प्रधान होगा वहाँ पर कर्म वाच्य होगा, और जहाँ पर आपको भाव प्रधान होगा वहाँ पर क्या होगा, भाव वाच्य होगा। तो 72 का आप मुझे जवाब दीजिएगा। जल्दी से आप करेंगे इसका आंसर और आप मुझे देंगे अपने क्वेश्चन का सही आंसर। जल्दी से आंसर कीजिएगा, मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ। जल्दी से आप मुझे बताएंगे। तो आप बताएंगे मजदूरों के द्वारा पेड़ काटे गए, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, तो यहाँ हो जाएगा कर्तरी वाच्य, क्योंकि कर्ता कौन है, मजदूर है, और मजदूर क्या कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, कर्ता प्रधान है। तो ऑप्शन नंबर के भी 72 का राइट आंसर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 73 है, ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। रुक जाना, चले जाना, धोखा खा जाना या उदासी छा जाना। कहते हैं ना ठिठक जाना, जब देखो बात बात पर ठिसक जाती है, ठिठक जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे रुक जाना, ठिठक जाना, रुक जाना, जब देखो बात बात पर रुक के खड़ी हो जाती है, ठिठक जाती है। तो ऑप्शन नंबर के 73 का होगा हमारा सही जवाब। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट साफ कर देती हूँ, बोर्ड को अच्छे से देखिएगा। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, अनभिज्ञ होगा, अल्पज्ञ होगा, विज्ञ होगा कि सर्वज्ञ होगा। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आप मुझे देंगे सही जवाब। मैं आपके क्वेश्चन के इंतजार में हूँ। तो अभिज्ञ का जो विलोम होगा वो होगा अनभिज्ञ। अगर ए का आपको विलोम बनाना होता है तो हाँ अन लगाते हैं, तो इसका आप बिग नहीं लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर के ए राइट जवाब होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे कि बिग लगाएंगे कि अनबिग लगाएंगे। तो अभिज्ञ का जो विलोम होता है वो होता है अनबिग। ऑप्शन नंबर के हमारा सही जवाब हो जाएगा। अल्पज्ञ का जो विलोम बनेगा वो बनेगा सर्वज्ञ। ये एक दूसरे के विलोम है, आप ये भी याद रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, आंख चुराना, आस्तीन का सांप और कठपुतली। स्टूडेंट मैं आपको लोकोक्ति की पहचान बना देती हूँ। लोकोक्ति अगर आएगी तो वह अपना संपूर्ण अर्थ लेकर के आती है, वो पूरा वाक्य होगा और संपूर्ण उसका अर्थ होगा। देखिए जैसे कि आपको पता चल गया होगा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, मतलब कि जो गड़गड़ाते बादल होते हैं वो बरसते नहीं है, यानी कि जिसको जो काम करना होता है वो चुपचाप कर देता है। जो कहता है ना कि मैं यूँ कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कुछ नहीं करता। तो देखिए इस वाक्य में पूरा अपना अर्थ भी दे रहा है, ये वाक्य पूर्ण भी है, पूर्ण वाक्य है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर के। आपको भी लोकोक्ति को इसी प्रकार से पहचान करनी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 76 है कि हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने रस हैं। 9 हैं, 13 हैं, 10 हैं कि 11 हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप 76 का देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे 10 हैं, लेकिन भरत मुनि के अनुसार मात्र 8 ही हैं। लेकिन वात्सल्य अगर रस को मिला लेते हैं तो आप हो जाएंगे 10, और अगर आप शांत वेद को मिलाते हैं तब बनते हैं 9, लेकिन वैसे मूल 8 हैं। शांत रस को मिलाने के बाद बन जाएंगे 9, और वात्सल्य रस को मिलाकर बन जाएंगे आपके 10। और वात्सल्य रस के जो कवि थे वे कौन थे, सूरदास जी। तो आपको ये भी पूछ लेते हैं कि वात्सल्य रस की प्रधानता किस कवि के छंदों में पाई जाती है, तो आप बताएंगे सूरदास के। चलिए बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है, जिसका जो सो आपको। तो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 का देंगे आप सही जवाब। तो आपको क्या हो जाएगा, आपको संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, जिसका, उसका, जो, सो, तो ये क्या होते हैं, संबंधवाचक होते हैं, लेकिन आपको नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 है नील गगन सा शांत नील गगन सा शांत हृदय
था, हो रहा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? नील गगन सा शांत हृदय था, हो रहा। तो क्वेश्चन नंबर 78 में जो अलंकार क्या होगा? उपमा होगा, विरोधाभास होगा, अन्योक्ति अलंकार होगा या संध्या अलंकार होगा। तो 78 का आप देंगे मुझे सही जवाब। तो आप बताएंगे इसमें आ गया वाचक शब्द, जहाँ पर सास ये आ जाएगा वाचक शब्द। ये चीज जो वाचक या व्याचक जो चिन्ह होता है, वाचक चिन्ह, उससे क्या होती है वो उपमा अलंकार हो जाएगा। यानी कि नील गगन को हमने क्या बता दिया? शांत हृदय। तो उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप होता है, तो वहां पर क्या होता है? उपमा अलंकार हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 69 है, हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? दूध, सर्प, सिंह, सूर्य। तो हरि का अनेकार्थी क्या नहीं है? तो आप बताएंगे हरि क्या है? दूध का अनेकार्थी नहीं है। हरि आप सिंह को भी बोल देते हैं, सर्प को भी बोल देते हैं, सूर्य को भी बोल देते हैं, बंदर को भी बोल देते हैं, मेंढक को भी आप हरि बोल देते हैं, लेकिन हरि का जो नहीं होगा वो हो जाएगा दूध। ये हमारे क्वेश्चन का बनेगा राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80 है, दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाकर कौन सा छंद बनता है? बरवे छंद बनता है, कुंडलिया छंद बनता है, सवैया बनता है या हरिगीतिका बनता है? तो आप बताएंगे दोहा और रोला को मिलाकर क्या बनता है? कुंडलिया छंद बनता है। तो आप बताएंगे दीदी हमको ये उल्लाला और कुंडलिया छंद ये याद नहीं होते हैं। देखिए मान लीजिए अगर कोई महिला शादी में कुंडल पहन के गई है, क्या पहन के गई है? कुंडल। और वो क्या हो गया? उसके कुंडल किसी ने चोरी कर लिए। अब चोरी कर लिया तो क्या होगी? वो रोने लगेगी और किसी से क्या है? दहाड़ दहाड़ के रोएगी। कैसे कहेगी? हाय रे मेरा कुंडल चोरी हो गया, सोने के कुंडल थे, ये थे वो थे। तो ऐसे करके रोएगी। मतलब कि अगर किसी महिला के कुंडल चोरी हो जाते हैं तो वो रोना शुरू कर देगी और क्या है? दहाड़ना शुरू कर देगी। तो दहाड़ना से हो जाएगा दोहा और रोने से हो जाएगा रोला। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा दोहा और रोला से बनेंगे कुंडलिया। तो आप कुंडलिया छंद बन जाएगा। आपने अगर ऐसे याद कर लिया तो मेरा यकीन मानिए आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि उल्लाला में क्या क्या आता है और कुंडलिया में क्या आता है। आप एक को याद कर लीजिएगा, उल्लाला को तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। कुंडली किसी का चोरी हो जाएगा महिला का, वो रोना शुरू कर देगी, दहाड़ दहाड़ के रोवेगी। तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे आ गया गद्यांश। गद्यांश में 81 से लेकर 85 तक आपको कुछ सवाल दिए हैं। पहले गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। तो मैंने गद्यांश को एक ही स्लाइड में रखा था क्योंकि 2 स्लाइड में होने पर बड़ा अजीब सा लगता है। तो चलिए मैंने इसको कर दिया जूम। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद अपने क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम में सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारे सहपाठी और ऐसे ही अन्य लोग। शिक्षक, शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर का भी कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर भी। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य से अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि वह अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करता है। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं होता बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। तो ये एक हायर पोस्ट और निम्न पोस्ट जो होती हैं उनमें की गई है कंपेयर कि कौन अपने कार्य के प्रति कितना सजग है, कितना समर्पित है और अपनी कार्य प्रणाली में कितनी पारदर्शिता रखता है। तो ये तो हो गया हमारा गद्यांश। अब चलते हैं गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन की तरफ। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इससे संबंधित गद्यांश से संबंधित जो भी 5 क्वेश्चन दिए हैं आप गलत नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन का आंसर तब करना है। कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है? काम करने के ढंग में बढ़ती गई स्वच्छ सोच, ऑप्शन नंबर बी है काम करने के ढंग में बढ़ती गई कुशलता, ऑप्शन नंबर सी काम करने के ढंग में बढ़ती गई दृढ़ता, या ऑप्शन नंबर डी है काम करने के ढंग में बढ़ती गई चालाकी। तो कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जल्दी से मुझे दीजिएगा 81 का सही जवाब। मैं आपके इंतजार कर रही हूँ आपके आंसर का। तो आप बताएंगे कार्य करने के ढंग में बढ़ती गई कुशलता, तत्परता, ये क्या होती है? कार्य प्रणाली की पारदर्शिता। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। और आई होप आप सभी ने भी सही जवाब दिया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 82 है
एक माली का कार्य सरकारी सचिव के किस कार्य से बेहतर है यदि? ऑप्शन नंबर ए है दोनों के काम की तुलना उनके पद वेतन से नहीं की जाए। ऑप्शन नंबर बी है सचिव अपने काम को कुशलता से करे। या सी ऑप्शन है कि माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते। या ऑप्शन नंबर डी है माली अपने काम में कुशलता से कार्य करे। तो एक माली के कार्य को सचिव के कार्य से बेहतर हम कब कह सकते हैं यदि? तो ऑप्शन नंबर 82 का देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के डी, माली अपने कार्य को कुशलता से करे तब हम माली के कार्य को सहकारी सचिव के कार्य से बेहतर बता सकते हैं। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। आई होप आपने भी सही जवाब दिया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83 है कि उपयुक्त शीर्षक छांटिए। कर्मनिष्ठ की महिमा, जिसका उपयुक्त माल्य की शीर्षक क्या है? काम की महिमा, ऊंच नीच या स्तर भेद। तो इसका उपयुक्त शीर्षक क्या था? 83 का देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे दीदी कर्मनिष्ठ की महिमा, यानी कि अपने काम के प्रति तत्परता, अपने काम के प्रति उसका क्या मतलब भाव है, कितनी उसकी प्रति सजगता है, ये हो जाएगा उपयुक्त शीर्षक हमारे गद्यांश का। ऑप्शन नंबर के राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 84 है सरल वाक्य को बनाना है। वाक्य दिया है कि दैनिक जीवन में हमें अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। इस सेंटेंस को हमको सरल वाक्य में बनाना है। सरल वाक्य की पहचान होती है उसमें एक ही विधेय होता है और एक ही क्या है उपवाक्य होता है, यानी कि वो एक ही लाइन में या कि एक ही सरल वाक्य होता है, वही आपको कन्वर्ट करना है। ऑप्शन है दैनिक जीवन में हमें ऐसे लोग मिलते हैं और वे विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। देखिए जिन भी वाक्य में और आता है वे सिंपल वाक्य नहीं होते, वे क्या होते वे हो जाते हैं संयुक्त वाक्य है, कंपाउंड वाक्य हो जाते हैं। तो इसी वजह से तो पहला ऑप्शन तो हमारा कट हो गया। सेकंड ऑप्शन बढ़ेंगे दैनिक जीवन में हमें अनेक लोग मिलते हैं और वे विभिन्न काम करते हैं। देखिए और आ गया, कंपाउंड वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य, ये भी कट। ऑप्शन नंबर सी पढ़ेंगे दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर के सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। पढ़ लेते हैं डी ऑप्शन भी कि क्यों गलत है। दैनिक जीवन में हम ऐसे अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। जहाँ पर जो, सो, किंतु, परंतु आता है वे क्या वाक्य होते हैं? वे होते हैं यानी कि कॉम्प्लेक्स वाक्य, जिनको हम बोलते हैं मिश्रित वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारा इस प्रकार से गलत हो जाएगा। राइट जवाब क्या होगा वो मैंने आपके सामने रख दिया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको भी एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन को ट्रीट करना है। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? सामान्य, ज़्यादा अच्छा, बुरा या विचित्र। तो बेहतर के लिए आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। तो 85 का देंगे आप सही जवाब। तो आप बताएंगे दीदी ज़्यादा अच्छा बेहतर का पर्यायवाची यानी साइनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर के भी हमारा राइट जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है कि सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि सूरसागर जो रचना है वो किस कवि के द्वारा की गई है, वही आपसे पूछ रहा है। आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी रहीम, ऑप्शन नंबर सी केशव या ऑप्शन नंबर के डी रसखान। तो जल्दी से दीजिएगा सही जवाब। मैं आपके जवाब की कर रही हूँ इंतजार। तो आप बताएंगे दीदी ऑप्शन नंबर के सूरदास सही हो जाएगा। और आपसे पूछेगा कि सूरदास किस भगवान की भक्ति करते थे, किस काव्य धारा के कवि थे? तो आप बताएंगे ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। और इनको ही वात्सल्य रस का कवि कहा जाता है क्योंकि इनकी कृतियों में वात्सल्य रस भर भर के भरा हुआ है। और अगर आपसे पूछेगा कि इनकी और भी रचना क्या है तो आप बताएंगे एक तो सूरसागर होगी, एक सूरशावली भी इनकी है, आप ये भी याद रखेंगे। दूसरी हो जाएगी इनकी सूरसारावली, एक हो जाएगी साहित्य लहरी और एक हो जाएगी नागलीला। नागलीला भी इनकी बहुत ही अच्छी और बहुत ही फेमस है, आप इसको भी याद रखेंगे। और एक हो जाएगी गोवर्धन लीला। तो जितनी भी कृष्ण भगवान से संबंधित हो जाएंगी अधिकतर इनकी ही हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसावली। ये तो इनके नाम से ही आप बता सकते हैं, लेकिन आपको नागलीला और गोवर्धन भी याद रखनी है। ऑप्शन नंबर के सही आंसर था 86 का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 है कि बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है, शोरसैनी से हुआ है, मागधी अपभ्रंश से हुआ है कि मागधी से हुआ है? तो बिहारी हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? आप बताएंगे बिहारी हिंदी का जो विकास होगा 87 का राइट जवाब देंगे। तो आप बताएंगे मगही अपभ्रंश से हो जाएगा।
ओ सॉरी मगही, मगही से होगा, अभ्रंश से नहीं, सी नहीं। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। बिहारी हिंदी का जो विकास हुआ है वो हुआ है मगही से। अगर आपसे ये पूछने लगे कि मगही अपभ्रंश से और कितनी भाषा को है, तो आप बताएंगे टोटल 4 भाषाएं इससे निकली थी मगही अपभ्रंश से। एक तो हो जाएगी आपकी बिहारी, दूसरी हो जाएगी उड़िया, तीसरी हो जाएगी असमिया, और चौथी हो जाएगी आपकी बंगला। तो 4 प्रकार की जो भाषाएं थी वो मगही अपभ्रंश से निकली है। बिहारी हिंदी, उड़िया और ओडिसी और बंगला। तो 4 प्रकार की जो भाषाएं हैं उनका विकास हुआ मगही अपभ्रंश से। कौन कौन सी है वो भी मैंने आपको बता दी है। अभी तो आपसे बिहारी पूछी, शायद वो एग्जाम में उड़िया पूछ ले, बंगाली पूछ ले, क्या आपसे असमिया पूछ ले, तभी भी आप इसका आंसर लगाएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 है कि भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है? रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक, कालवाचक। इसका आंसर तो आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। आप बताएंगे भीतर का मतलब होता है अंदर और बाहर का मतलब होता है बाहर, यानी कि स्थानवाचक की विशेषता बताई जा रही है। तो क्रिया विशेषण का जो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर के बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89 है कि मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है? मेघ का मतलब हो जाएगा बादल, सफरी है, सूर्यपुत्र है, शंभु है कि नीरद है। तो आप बताएंगे 89 का सही जवाब। तो आप बताएंगे जो मेघ का पर्यायवाची हो जाएगा नीरद, नीर का मतलब होता है बादल, और दय का मतलब हो जाएगा मेघ, यानी कि मेघ को अपने अंदर पानी को अपने अंदर धारण रखने वाला कौन हो जाएगा? बादल। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बादल, घन, बारिद, अम्बुद, तोए और जलधर ये होते हैं मेघ के पर्यायवाची। सफरी हो जाएगा मछली का पर्यायवाची, और शंभु किसका हो जाएगा? शंकर भगवान का। और सूर्यपुत्र आप बताएंगे ये हो जाएगा यम का, या बन जाएगा एकांत का, अंतक का, या धर्मराज का। तो ये इसकी हो जाएंगे इनके पर्यायवाची। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे देखते हैं क्या है। 90 नंबर का सवाल है कूल और कूल समश्रुत भिन्नार्थक शब्द हैं, सही अर्थ विभेद बताना है। इस प्रकार का ये दूसरा सवाल है इस टेस्ट पेपर में, यानी कि जो 18 तारीख को पेपर हुआ था ना फर्स्ट शिफ्ट में, देखिए उसमें दूसरा सा क्वेश्चन समृद्ध सुन्नार्थक का है। यानी कि आप समझ सकते हैं ना कि आपको एक एक जो टॉपिक से 2-2 सवाल मिल रहे हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि आपको किस टॉपिक पर कितनी मेहनत करनी है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। शीतल किनारा, वंश किनारा, तट शीतल, या किनारा वंश। तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही जवाब हो जाएगा देजी का सही जवाब। तो आप बताएंगे एक कूल का मतलब होता है, कूल का मतलब होता है वंश, और एक कूल का मतलब होता है किनारा। ऑप्शन नंबर के भी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि है, बाणभट्ट है, वात्स्यायन है, तुलसीदास। अगर इसमें तुलसीदास, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। रामायण के रचयिता कौन है? बहुत सारे बच्चे तुलसीदास मार के आए थे, बहुत सारे बच्चे वाल्मीकि मार के आए थे। तो आप कौन सा इसका आंसर लगाएंगे जल्दी से बताइएगा। तो आप बताएंगे जो 92 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वाल्मीकि। देखिए अगर रामायण के रचयिता पूछे हैं तो आप बताएंगे वाल्मीकि। अगर आपसे पूछता रामचरितमानस के रचयिता कौन है तब आप बताते तुलसीदास, लेकिन रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। तो इनमें ये अंतर था। जो अंतर पहचान गया था वो ऑप्शन सही लगाए, जिन्होंने नहीं पहचाना वो गलत करके आए। राइट आंसर बनेगा हमारा 91 ऑप्शन नंबर के ए। तो हमारा 91वां क्वेश्चन शायद कट हो गया, मतलब लगाया नहीं है। मैं आप पढ़ के बता देती हूँ कि फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार के लिए एक शब्द बताना है। गुलेल बोलते हैं, शस्त्र बोलते हैं, भाला बोलते हैं, अस्त्र बोलते हैं। जो फेंक कर चलाया जाने वाला शस्त्र होता है, हथियार होता है, उसको बोलते हैं हम अस्त्र। और जो हाथ से पकड़ कर चलाया जाने वाला अस्त्र होता है उसको हम बोलते हैं शस्त्र। तो आप कहेंगे दीदी अस्त्र और शस्त्र में हमको होता है कन्फ्यूजन। देखिए जो हाथ से, एक बार मैं आपको बता देती हूँ, जो हाथ से पकड़कर चलाया जाएगा यानी कि हाथ से, तो हाथ और हो जाएगा साथ, हाथ के साथ पकड़कर चलाया जाने वाला तो हो जाएगा शस्त्र, और से हो जाएगा शस्त्र, और से हो जाएगा साथ, और हाथ साथ शस्त्र। आप इसको ऐसे लिंक करके याद कर सकते हैं। अगर आपने एक याद कर लिया तो दूसरे का तो आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारा आज का टेस्ट पेपर जो PY के ऊपर डिपेंड था। आई होप आप सभी ने बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से किए होंगे। कुछ क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होगा, एग्जामिनर क्वेश्चन को किस प्रकार से आपसे पूछता है और उसकी टेंडेंसी किस प्रकार की होती है, क्या इन फ्यूचर वो क्वेश्चन रख सकता है, वो सभी आप यहाँ से आकलन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कितना कर पा रहे हैं या किस टॉपिक पर आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत थी। तो ये हो गया आज का हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट।
अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। अगर आपको कंटेंट और मेरा दिया हुआ जो जितनी भी जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना और साथ में अपने दोस्तों में ये वीडियो को जरूर शेयर करना। ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा। मैं आपके भिलासा दोस्त आप सभी को यूट्यूब परिवार जो आपसे रिजल्ट तक है उससे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कार्य आगे बढ़ता रहना चाहिए, आपकी सेवा इसी प्रकार से होती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में इसी जोश इसी जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।